नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में वन संपदा और उसकी स्थिति के बारे में कि उत्तराखंड में कितने क्षेत्रफल पर जो है वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वन है। ठीक है, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि भारतीय वन अधिनियम जो सन 1865 में पारित होता है। ठीक है, भारत का जो भारतीय वन अधिनियम है 1865 में पारित होता है। और जो राष्ट्रीय वन नीति है, ठीक है, भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार जो है कहा गया कि देश के लगभग जो है 33% भाग पे जो है वन क्षेत्रफल का होना जो है आवश्यक है। ठीक है, यानी जो भारत देश है, ठीक है, ये हमारा भारत देश है, उसके जो है इसके जो है 33% भाग पे जो है वनों का होना बहुत जरूरी है। और जिसमें भी इसको दो भागों में बांटते हैं क्योंकि भारत जो है मैदानी क्षेत्र भी है और पर्वतीय क्षेत्र भी है। तो कहा गया कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे लगभग 60% जो है वन होना आवश्यक है। और मैदानी क्षेत्रों में जो है 25% जो है वन होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर ऑल ओवर की बात करें हम पूरे भारत की, तो भारत में जो है 33% भाग पे जो है वनों का होना आवश्यक है। और अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो 60% भाग पर, और जो है मैदानी की अगर बात करें तब जो है 25% भाग पर जो है वन होना जो है आवश्यक है। ठीक है, अब ब्रिटिश काल में भारत की पहली जो राष्ट्रीय वन नीति है वो 1894 में आती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ब्रिटिश काल में जब यहाँ पे भारत पर जो अंग्रेजों का शासन था, तो ब्रिटिश काल में जो भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में जारी होती है। और भारत के आजाद होने के बाद यानी स्वतंत्र भारत की जो पहली राष्ट्रीय वन नीति है वो 1952 को जो है जारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सवाल बनते हैं कि भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है 1894 में, जबकि स्वतंत्र हो गया था भारत, उसके बाद अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 को जारी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे सवाल बनता है कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब की है, तो 1952 की, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल के जो है भारतीय वन संरक्षण विभाग, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1 जून 1981 को। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग बनाया जाता है 1 जून 1981 को, जिसका मुख्यालय जो है देहरादून में बनाया गया। और इसके बाद 1987 से यानी 1987 से जो है प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, हर 2 वर्ष के अंतराल में प्रत्येक 2 वर्ष में जो है अपनी वन स्थिति रिपोर्ट जो है जारी करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वन रिपोर्ट जो है कितने सालों में जारी करता है, 4 सालों में करता है, 2 सालों में करता है, 5 सालों में करता है। तो ये जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो वन रिपोर्ट जो है जारी करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में, ठीक है, ये अलग अलग कुछ अधिनियम ये आपको ध्यान रखना है। जो भारतीय वन अधिनियम है ये 1927 में जो है पारित हुआ था। और वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में बना। और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 का है। और पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है ये 1986 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अधिनियम है आपके। ठीक है, 4 जो अलग अलग अधिनियम एक्ट है। इसमें आप देखेंगे कि भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 का है, वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 का है, और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1976 का है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 का है। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 4। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1976 का है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 का है। ठीक है, ये अलग अलग अधिनियम है, अलग अलग इसमें जो है धाराएं, नियम, कानून है, ये सारे जो है बने हुए हैं। अब हम देखते हैं 18वीं जो वन रिपोर्ट 2023 में, ठीक है, उसके आंकड़ों के अनुसार जो हम देखते हैं कि जो है कितने परसेंट जो है वन है क्या नहीं है। ठीक है, इन सब के बारे में। तो यह रिपोर्ट जारी होती है 2023 में, यह आपने ध्यान रखना है। तो ये 2023 की रिपोर्ट है। उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्र, ठीक है, कुल वन क्षेत्र कितना है, 24,303, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। मतलब लगभग इतना ही है ना, 24,303.83 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का जो है 45% है। ठीक है, 45। और अभी हमने देखा कि ऊपर कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है लगभग 60%, ठीक है, 60% भाग पे जो है वन का होना आवश्यक है। उत्तराखंड में कितना है, 45% है। ठीक है, तो अभी मतलब उतना नहीं है जितना ऊपर कहा गया है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 की, उसके अनुसार कहा गया है ना कि पर्वतीय क्षेत्रों में 60% होना आवश्यक है।
तो उत्तराखंड भी तो पर्वतीय क्षेत्रों में ही आता है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में कितना है, 45% है, ठीक है, 45.44%। और अगर हम 17वीं वन रिपोर्ट की बात करें, ये तो हम 18वीं वन रिपोर्ट है इसकी बात कर रहे हैं, अगर 17वीं वन रिपोर्ट की बात करें जो 2021 में जारी हुई थी, तो इसमें जो कितना था, ये 24,305, ठीक है, 24,305, यानी वर्तमान में 24,303 है, जबकि 2021 में 24,305 था। तो सीधी सी बात है, कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 1.30 वर्ग किलोमीटर की जो है कमी हुई है इस बार, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, यानी 21 के मुकाबले जो 18 में जो है कितनी यहाँ पे जो है कमी हुई है, 1.30 वर्ग किलोमीटर की जो है कमी हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राज्य में कुल वृक्ष आच्छादन कितना है, ठीक है, वृक्ष आच्छादन कितना है, तो वो है 1,231 वर्ग किलोमीटर, यानी अगर प्रतिशत में हम बात करें तो 2.30% वृक्ष आच्छादन, और जिसमें जो है 230 वर्ग किलोमीटर जो है बढ़ोतरी हुई है, यानी इस बार जो 2018 की रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट है, यानी 18वीं जो वन रिपोर्ट है, उसमें जो है 230 वर्ग किलोमीटर की जो है बढ़ोतरी हुई है वृक्ष आच्छादन में, ठीक है। अगर हम कुल बात करें वन प्लस वृक्ष आच्छादन, ठीक है, इसमें जो है टोटल की अगर हम बात करें तो ये जो है 47% जो है वन मतलब चला जाता है, ठीक है, यानी 25,535 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र पे जो है वन है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि वृक्ष आच्छादन और वन आच्छादन क्या है, ठीक है। वन आच्छादन में क्या होता है कि वन आच्छादन की अगर हम बात करें, इसमें 1 हेक्टेयर से बड़ी जमीन शामिल होती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पेड़ों का जो घनत्व है वो 10% से अधिक होता है, ठीक है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि 1 हेक्टेयर से अधिक होगा और 10% से ज़्यादा जो है जो पेड़ों का घनत्व है, ठीक है, जो कैनोपी डेंसिटी है वो जो इससे अधिक होती है। और वृक्ष आच्छादन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 1 हेक्टेयर से छोटी मतलब कम जमीन होती है, इसमें जो वो पेड़ शामिल होते हैं जो दूर दूर होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो जो है मतलब क्या होता है, पेड़ शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल में मतलब वन कहाँ है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ कौन से जिले हैं, घटते क्रम में है ये। तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो पौड़ी में है, ठीक है, कितना है, 3,360 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे अधिक कहाँ है वन क्षेत्रफल में, अगर पूछा जाए सबसे अधिक पौड़ी में है, फिर दूसरे स्थान पे उत्तरकाशी, फिर तीसरे पे जो है नैनीताल, फिर जो है चमोली है, ठीक है। और अगर न्यूनतम वन क्षेत्रफल की बात करें तो ये बढ़ते हुए क्रम में नीचे से ऊपर को, ठीक है, तो सबसे कम कहाँ है, उधम सिंह नगर में, मात्र जो है 494 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे वन है, फिर हरिद्वार में दूसरे नंबर पे, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि सबसे जो अधिक वन क्षेत्रफल है वो किस जिले में है, वो पौड़ी में सबसे ज्यादा, फिर उत्तरकाशी दूसरे स्थान पे, फिर नैनीताल, फिर जो है चमोली। और अगर न्यूनतम की बात करें तो उधम सिंह नगर सबसे कम है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा हरिद्वार में, फिर रुद्रप्रयाग, फिर जो है चंपावत में, ये जो है बढ़ते क्रम में और ये घटते क्रम में। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम बात करें, प्रतिशत की दृष्टि से, तो सर्वाधिक वन वाले जो जनपद है वो कौन सा है, चंपावत है, ठीक है। चंपावत का जितना जो इसका क्षेत्रफल है उसके कुल 69% पे तो वन ही है, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रतिशत अगर वन पूछा जाए तो आपका चंपावत में, फिर नैनीताल में 67, फिर पौड़ी में, फिर टिहरी में। और अगर प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अगर पूछा जाए तो उधम सिंह नगर में कितना है, 19% है केवल, फिर हरिद्वार में, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली में, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ थे सबसे ज्यादा, पौड़ी में, ठीक है, सबसे कम कहाँ थे, उधम सिंह नगर में। अगर प्रतिशत में पूछा जाए सबसे ज्यादा वन कहाँ है, चंपावत में, और सबसे कम कहाँ है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक जो वन वृद्धि है वो कहाँ हुई है, जो पिछली हमारी रिपोर्ट है 2 वर्षों की, इसमें सबसे अधिक जो वनों की वृद्धि हुई है वो टिहरी गढ़वाल में हुई है, 158 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और फिर दूसरे स्थान पे उधम सिंह नगर में। और जबकि सर्वाधिक कमी, ठीक है, कमी की बात करें हम, सबसे अधिक कमी जो है नैनीताल में होती है, माइनस में 177 वर्ग किलोमीटर में, और फिर उसके बाद जो चमोली में होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो वृद्धि है वो टिहरी गढ़वाल में होती है, और सबसे कम जो वृद्धि होती है वो नैनीताल में होती है, यहाँ तो माइनस में ही चले गए हैं, ठीक है, -177 वर्ग किलोमीटर में। गढ़वाल मंडल में 1% अगर पूछा जाए कि गढ़वाल मंडल में 59% जो है वन है, और कुमाऊं मंडल में कितने हैं, 40% जो है वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो गढ़वाल मंडल में कितने 59% है, मतलब 59.8
4% है, और कुमाऊं मंडल में कितने 40% जो वन पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर हम उत्तराखंड में सर्वाधिक वनाग्नि प्रभावित राज्य है, जहाँ पे सबसे अधिक जो आग लगती है, ठीक है, फायर सीजन में सबसे अधिक आग कहाँ पे लगती है, तो सबसे अधिक जो आग की घटनाएं हमें वनाग्नि की घटनाएं नैनीताल में देखने को मिलती है, फिर पौड़ी में, फिर अल्मोड़ा में। ठीक है। और सबसे कम जो है हरिद्वार में देखने को हमें मिलती है। ठीक है। तो सबसे अधिक नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा में देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि राज्य में वन विभाजन या फिर इसका जो वन आवरण है वो किस प्रकार से है। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं अति सघन वन। ठीक है। अति सघन, मध्य सघन, खुले वन और झाड़ी। चलो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि अति सघन वन किसे बोलते हैं। अति सघन वन जो है वो होता है कि जहाँ पे जो पेड़ों का छत्र है, ठीक है, इसका जो घनत्व है 70% से अधिक होता है। जो पेड़ों का छत्र है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, जैसे पेड़ है तो इसका जो ऊपर का छत्र है, यहाँ पे दूसरा पेड़ है, तो ये पेड़ है, तो ये जो इसका जो ऊपर है छत्र है, इसका जो घनत्व है वो 70% से अधिक होता है इसमें अति सघन वन में। ठीक है। तो वो कितने 9% है अगर परसेंट में बात करें। अगर वर्ग किलोमीटर में बात करते हैं हम तो 5266 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे अधिक जो सघन वन है वो नैनीताल में पाए जाते हैं। ठीक है। और सबसे कम अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो हरिद्वार में होते हैं। ठीक है। तो सर्वाधिक सघन वन जो है नैनीताल में, सबसे कम जो है हरिद्वार में। अब हम बात करते हैं मध्यम सघन वन की। ठीक है। वो कितने 23% है। अब मध्यम सघन वन किसे बोलते हैं, इसमें जो है जो पेड़ों की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो कितनी होती है 40% से जो है 70% जो है होती है। ठीक है। इसका जो छत्र होता है, इसका जो घनत्व है 40 से 70% के बीच जो है होता है, इसको मध्यम सघन वन कहते हैं। और मध्यम सघन वन आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक कहाँ पे, पौड़ी में, और सबसे कम कहाँ है, उधम सिंह नगर में। ठीक है। यानी अति सघन वन जो सबसे ज्यादा थे नैनीताल में और सबसे कम थे हरिद्वार में। लेकिन मध्यम सघन वन जो है वो सबसे अधिक कहाँ है, पौड़ी में है, और सबसे कम कहाँ है, उधम सिंह नगर में। अब हम बात करते हैं खुले वन की। अब खुले वन किसे बोलते हैं। खुले वन में अभी हमने देखा कि पेड़ों का जो छत्र है उसका घनत्व कितना होता था। ऊपर तो हमने देखा 70, ठीक है, अति सघन में। मध्यम सघन में हमने देखा 40 से 70। लेकिन खुले सघन वन में जो है यह 10 से 40 के बीच होता है। ठीक है। इसका जो छत्र का घनत्व है 10 से 40 के बीच होता है। ठीक है। तो ये कितने परसेंट वन है, अभी 12% है। सबसे अधिक खुले वन आपसे पूछा जाएगा तो पौड़ी में है, सबसे कम जो है हरिद्वार में पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं झाड़ियाँ। ठीक है। झाड़ियाँ कितनी है अभी, 0.77% है। और सबसे अधिक झाड़ियाँ जो है टिहरी में, और सबसे कम झाड़ियाँ, ठीक है, सबसे कम जो है बागेश्वर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार हम फिर से देखते हैं। अति सघन वन नैनीताल में सर्वाधिक है, सबसे कम हरिद्वार में। मध्यम सघन वन सर्वाधिक पौड़ी में। ठीक है। और न्यूनतम जो है सबसे कम कहाँ है, उधम सिंह नगर में। खुले वन सबसे अधिक कहाँ है, पौड़ी में। सबसे कम कहाँ है, हरिद्वार में। झाड़ियाँ सबसे अधिक कहाँ है, टिहरी में है, और सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ है, बागेश्वर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऊंचाई के अनुसार सर्वाधिक वन। ठीक है। अब ऊंचाई के अनुसार हम बात करेंगे तो सबसे अधिक वन किस ऊंचाई में पाए जाते हैं, तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई में। ठीक है। लगभग उत्तराखंड के जो है 41, ठीक है, 41.25% जो है वन जो है किस में पाए जाते हैं, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ठीक है। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, 4000 मीटर की ऊंचाई से अधिक। ठीक है। क्योंकि वहां तो बर्फ पड़ता है, तो वहां तो मतलब क्या है कि वहां ये पनप नहीं पाते हैं। ठीक है। तो 4000 मीटर की ऊंचाई से अधिक कितने वन पाए जाते हैं, 0.053% जो है पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे राज्य के लगभग 41% जो है वन पाए जाते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन है, ठीक है, वो सर्वाधिक वन कौन कौन से हैं। जैसे बीमल का है, ठीक है, फिर बांज का है, आम का, चीड़ का। और शहरी क्षेत्रों में बांज, आम, लीची, अमरूद, ये सारे जो है वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वाधिक आक्रामक प्रजाति। ठीक है। ये जो लेंटाना झाड़ी है, ठीक है, ये क्या है कि ये विनाशक है एक रूप से, एक प्रकार से। ठीक है। इसे पंचफुली भी बोला जाता है, और इसे जो स्थानीय भाषा में कुरी भी बोला जाता है। ठीक है, कुरी। ये लेंटाना झाड़ी है, और ठीक है, ये जो है अभी वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा गांव गांव तक फैल चुकी है। ठीक है। और जैसे पार्कों में बहुत ज़्यादा फैल रखी है। जैसे राजा जी पार्क है और कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा, वहाँ जो है बहुत ज़्यादा ये झाड़ी फैल रखी है। ठीक है। तो ये क्या करती है, हर जगह पनप जाती है, और अपने नीचे जो है दूसरी जो झाड़ियों को, दूसरी पत्तियों को, दूसरे घास को नहीं नहीं उगने देती है। ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि गैर काष्ठीय वन प्रजातियां।
ठीक है, जो गैर कास्ट है, जिसका जो कास्ट के रूप में ज्यादा जिसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है, वो साल है। ठीक है, जैसे साल है तो ये सर्वाधिक है राज्य में। गैर कास्ट मतलब जिसका प्रयोग जो है मतलब हम मकानों में नहीं कर सकते ज़्यादा, या फिर इस लकड़ी में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम किसका करते हैं, सागौन का करते हैं। ठीक है, जो सागौन है, या फिर चीड़ो, या फिर सॉरी आपका क्या हो गया, देवदार हो गया, ये जो सारे कैसी है, काष्ठीय वन प्रजातियां हैं। और ये जो है गैर काष्ठीय वन प्रजाति कौन सी है, साल है। फिर हम देखते हैं राज्य में जो रिकॉर्डेड वन है। ठीक है, राज्य में जो रिकॉर्डेड वन है उनके बारे में हम देखें। राज्य में रिकॉर्डेड वन जो है कितना है, ठीक है, ये है 37,999 वर्ग किलोमीटर पे, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71% है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऊपर तो भाई हमारे जो राज्य में कुल कितना है, कितना परसेंट वन है, 45 है। ठीक है, 45% वन जो है हमारे मतलब राज्य में क्षेत्रफल में। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि राज्य में जो रिकॉर्डेड वन है ये कितना है, 71% है। अब ये रिकॉर्डेड वन क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि जो हमारी भूमि है जिसे सरकारी अभिलेखों में जो कागजातों में जो है दर्शाई गई वन के रूप में दर्शाया जाता है। केवल ये जो है केवल कागज में ही जो हमारी सरकारी भूमि है इसमें वन के रूप में जो ये दर्शाई जाती है। ठीक है, कागजात में वन के रूप में दर्शाई जाती है। इसमें सभी आती है, जैसे आरक्षित वन भी हो गया, संरक्षित वन भी हो गया, या फिर जिन्हें बांट ही नहीं रखा अवर्गीकृत वन हो गया, वो भी सारे के सारे जो इसी में आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मतलब आरक्षित, जैसे मतलब हमारे जो पार्क वगैरह है जहाँ पे सबसे अधिक प्रतिबंध लगाया जाता है वो आरक्षित हो गए। और संरक्षित हो गए जिसमें थोड़ी बहुत छूट दी जाती है स्थानीय लोगों को। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वन ये भी इसी में आते हैं। ठीक है, और इसमें वो भूमि भी शामिल है जिसमें वन है नहीं असल में, जिसमें पेड़ पौधे है ही नहीं, लेकिन वो क्या है, सरकारी कागजात में जो है वन के रूप में दर्शाई गई, उन्हें रिकॉर्डेड वन बोलते हैं। इस हिसाब से तो राज्य में जो है कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, 71% है। अब वनों का प्रबंधन जो है 4 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, जैसे 68% वन जो है वन विभाग के अधीन आती है, जो उत्तराखंड का फॉरेस्ट विभाग है। और 12% वन जो राजस्व विभाग है, वन राजस्व विभाग है, उसके अंतर्गत आता है। 18% वन जो है वन पंचायत के अधीन आता है। और 0.42% जो है निजी या फिर प्रशासन, जो नगर प्रशासन है उसके अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 4 प्रकार से इसका जो है प्रबंधन किया जाता है। 68% वन जो है वन विभाग के अधीन है, 12% जो है वन राजस्व विभाग के अधीन है, 18% वन पंचायत के अधीन है, और 0.42% अपने निजी जो घरों में होते हैं नगर प्रशासन के अधीन आते हैं। ठीक है, जो हम अपने, तो ये सारे के सारे जो है वन आते हैं। अब हम देखते हैं कि वनों में जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है बीट कहलाती है, बीट। ठीक है, बीट कहलाती है। और इसका जो संरक्षण होता है, इसके किसके अधीन होती है बीट, वो जो वन रक्षक के अधीन होती है। ठीक है, वन रक्षक, या फिर इसे आप फॉरेस्ट गार्ड कह लो। ठीक है, या फिर इसे आप क्या कह लो, वन बीट अधिकारी कह लो। ठीक है, तो ये जो है वन रक्षक के अधीन होती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार रूप से विस्तार से देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं यहाँ से। ठीक है, जो ये प्रशासनिक इकाई है इसकी, इसमें क्या होता है, सबसे जो छोटी स्तर की जो प्रशासनिक इकाई है वो होती है बीट। ठीक है, बीट होती है वो। और बीट मतलब ये कितना क्षेत्रफल की हो सकती है, अलग अलग क्षेत्र की हो सकती है। जैसे माना हो सकता है 900 हेक्टेयर की भी हो सकता है एक बीट। ठीक है, एक क्षेत्र है, पूरा एक जंगल है। ठीक है, उसमें हो सकता है अगर वो वन प्रभाग में है, तो उसमें गांव भी आएंगे। ठीक है, मतलब इतने, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और इसका जो इसमें जो प्रशासनिक इकाई में ये किसके अधीन होती है, ये जो है फॉरेस्ट गार्ड के अधीन होती है, जिसे हम वन रक्षक कहते हैं। ठीक है, वन रक्षक, जिसे हम वन रक्षक कहते हैं या वन बीट अधिकारी कहते हैं, ये जो इसके अंतर्गत आती है। फिर कुछ बीट को मिला के सेक्शन बनता है। ठीक है, जैसे एक बीटी है, एक बीटी है, एक बीटी है। और इन तीनों को मतलब एक मतलब दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, कितनी भी बीट हो सकती है, उसको मिला के सेक्शन बनता है, उसे सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अनुभाग बोलते हैं, जिसे हिंदी में अनुभाग भी बोलते हैं। ठीक है, या इसे सेक्शन बोला जाता है। और इसमें ये किसके अंडर होती है, वे वन दरोगा के अंदर होती है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है वन दरोगा जो है इसका क्या होता है, इनके जो है अंतर्गत होती है। ठीक है, अब कुछ अनुभागों को मिला के, ठीक है, अब जैसे एक अनुभाग ये हो गया, एक अनुभाग ये हो गया, इसमें भी 3 बीटें हैं। ठीक है, ये अनुभाग है। तो ऐसे ही दो तीन या 3 4 अनुभागों को मिला के जो है रेंज बनती है, रेंज। ठीक है, आ रहा होगा आपको आपको समझ। ठीक है, कि यानी बीट है, बीट तो एक है जिसमें भाई काफी बड़ा क्षेत्र है, और कुछ बीटों को मिला के क्या बनता है, सेक्शन बनता है, अनुभाग बनता है। और
और बहुत सारे अनुभागों को मिला के रेंज बनती है। ठीक है, रेंज में हो सकता है 4 अनुभाग हो, और अगर अगर इसमें 3-3 बीटें हैं हर उसमें, ठीक है, तो 12 बीटें हो गई, ठीक है, एक रेंज में। ठीक है, तो इतनी बेटे होंगे। इसका जो ये किसके अधीन होती है रेंज? ये होती है रेंजर के, ठीक है, या जिसे वन क्षेत्र अधिकारी भी बोलते हैं, FRO जिसे बोलते हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। ठीक है, ये यूकेपीएससी के द्वारा जो भर्ती निकाली जाती है उत्तराखंड में। तो इसका जो ये किसके अधीन होती है? ये रेंज ऑफिसर के अधीन होती है। अब कुछ रेंज को मिला के, ठीक है, अब कुछ रेंज को मिला के क्या बनता है? उप वन प्रभाग बनता है। ठीक है, जैसे हो सकता है 3 रेंज को मिला के या 4 रेंज को मिला के जो है क्या बनती है? उप वन प्रभाग बनता है। और ये किसके अधीन होता है? यहाँ पे जो अधिकारी होता है वो होता है सहायक वन संरक्षक। ठीक है, जिसे STO भी बोला जाता है। ठीक है, सहायक वन संरक्षक। फिर उसके बाद मतलब आता है प्रभाग या फिर डिवीजन जिसे बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कालसी वन प्रभाग, देहरादून वन प्रभाग, लैंसडाउन वन प्रभाग या टिहरी वन प्रभाग। इसके अंतर्गत क्या आते हैं कि बहुत सारे उपवन, जो उपवन प्रभाग है ये आते हैं। ठीक है, बहुत सारे उपवन प्रभाग है। ठीक है, मतलब तो इसके अंतर्गत आते हैं प्रभाग के अंतर्गत। अब यहाँ पे कौन अधिकारी होता है? प्रभागीय वन अधिकारी, या जिसे DFO बोला जाता है, DFO। तो ये जो है डिवीजन या प्रभाग जो है DFO के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इतना। फिर इसके बाद आता है सर्किल। ठीक है, सर्कल आता है। इसमें जो है ये थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा है, इसमें जो कौन आता है? इसमें आता है वन संरक्षक। ठीक है, CF सर्किल में। और फिर बहुत सारे सर्किल हो सकते हैं, या मुख्य 2-3 सर्किल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। फिर उसके ऊपर आता है CCF। ठीक है, जो मुख्य वन संरक्षक है, CCF उसके इसके आगे आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये सारा का सारा सिस्टम, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। वैसे यहाँ पे और सारे भी पद है बीच में। ठीक है, चलो आपको मैं समझा ही देता हूँ सारे के सारे। जो यहाँ पे जो प्रशासनिक इकाई है वो मैं आपको सारी समझा देता हूँ। इसमें यहाँ पे जो है रेंजर से नीचे जो है एक डिप्टी रेंजर का पद भी होता है, बीच बीच में और भी पद है, लेकिन मुख्य जो पद है वो ये है। चलो उसको भी एक बार समझा देते हैं, एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे वन आरक्षी। ठीक है, वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड जिसे बोला जाता है, सबसे यहाँ पे बीट का मालिक ही होता है। फिर उसके ऊपर कौन होता है? फिर होता है वन दरोगा। ठीक है, वन दरोगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके ऊपर कौन होता है? वन दरोगा। फिर कौन होता है? उपवन क्षेत्र अधिकारी। ठीक है, उपवन क्षेत्र अधिकारी होता है, उपवन क्षेत्र अधिकारी ये होता है। फिर इसके बाद कौन होता है? वन क्षेत्र अधिकारी। ठीक है, जिसे हम बोल रहे थे FRO। ठीक है, वन क्षेत्र अधिकारी, शॉर्ट में लिखता हूं मैं। वन क्षेत्र अधिकारी के बाद कौन होता है? सहायक वन संरक्षक। ठीक है, जिसे हम ACF बोल रहे थे, या फिर इसे ही SDO भी बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन होता है आगे? यहां से देख लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद होता है उपनिदेशक। ठीक है, इसके बाद होता है उपनिदेशक, उपनिदेशक। ठीक है, जिसे DD भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और इसके बाद कौन होता है? उसके बाद होता है उपवन संरक्षण। ठीक है, उपवन संरक्षक, जिसे हम क्या बोलते हैं? DFO बोल रहे थे, या इसे ही क्या बोलते हैं? DCF बोलते हैं, या फिर DFO बोलते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख ही लिया था। इसके आगे का देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे होता है वन संरक्षक। ठीक है, वन संरक्षक, वन संरक्षक, जिसे हम क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप ध्यान रखना। फिर इसके आगे, इसके ऊपर होता है मुख्य वन संरक्षक। ठीक है, मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक होता है। ठीक है, यानी CCF जिसे बोला जाता है, इसे CCF भी बोला जाता है। ठीक है, CCF हो गया। फिर इसके बाद होता है अपर प्रमुख वन संरक्षक। ठीक है, अपर प्रमुख वन संरक्षक। ठीक है, यानी जिसे आप शॉर्ट में बोलेंगे APCCF। ठीक है, APCCF। फिर इसके इसके जो ऊपर होता है वो होता है प्रमुख। ठीक है, प्रमुख वन संरक्षक, प्रमुख वन संरक्षक, या फिर इसे आप प्रधान, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं इसे आप प्रधान, जो मुख्य वन संरक्षक है, मुख्य वन संरक्षक है। ठीक है, इसे बोला जाता है PCCF। और ये जो है इसे होप भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें जो है होप भी बोला जाता है। और यही सबसे बड़ा जो है अधिकारी होता है उत्तराखंड में वन विभाग का। ठीक है, जो मुख्य वन संरक्षक है, या फिर जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक है, PCCF जिन्हें बोला जाता है, या होप जिन्हें बोला जाता है, यही सबसे बड़े जो है अधिकारी होते हैं वन विभाग के। ठीक है, राज्य में, उत्तराखंड में।
तो ये सारा का सारा था, आप लोग जो इसे देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए ऐसा हो गया थोड़ा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज़र कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डेड वन हम देखते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डेड वन जो है, ठीक है, जैसे आयतन के अनुसार चीड़ 5 साल का वृक्ष है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तराखंड में वन विकास निगम, ठीक है, उत्तराखंड में जो वन विकास निगम है उसके बारे में देखते हैं। थोड़ा इसको मैं जो है मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अब, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड जो वन विकास निगम है उसके बारे में। जैसे उत्तर प्रदेश वन निगम, ठीक है, जो अधिनियम है 1974 का, वो 1974 में पारित होता है। उत्तर प्रदेश वन निगम जो है, अधिनियम जो है 1974 में पारित होता है, और इसमें संशोधन उत्तरांचल अधिनियम 2001 में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना जो है 1 अप्रैल सन 2001 को जो है की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल सन 2001 को होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में ही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं उत्तराखंड में वनों के प्रकार। ठीक है, वन और उनके प्रकार। अब उत्तराखंड में जो है उपोष्ण कटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं, 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। इसमें जो मुख्य वृक्ष है जैसे साल का है, और इसके अलावा जैसे हल्दू, बांस, खैर, सेमल, ये सारे के सारे पेड़ है। ठीक है, जो उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में आते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 750 से 1200 मीटर के अंतर जो है ये सारे के सारे पेड़ पाए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। और जैसे हमें पता है चीड़ से क्या निकलता है, तारपीन का तेल निकल जाता है। और खेर के वृक्ष से क्या बनता है, कत्था बनता है। ठीक है, कत्था। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ये 1500 मीटर से जो है कम, ठीक है, ये 1500 मीटर तक पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। अब ये जो है कम वर्षा वाले स्थानों में होते हैं, और इसमें प्रमुख वृक्ष कौन से हैं, जैसे ढाक का है, जामुन है, ये सारे के सारे पेड़ जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इसके बाद है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, जो मानसूनी वन भी कहा जाता है, ये जैसे शिवालिक और दून घाटियां हैं, इनमें मुख्यतः पाए जाते हैं। और इसके जो इसमें जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं जैसे सागौन, साल या शहतूत वगैरह के, तो ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में पाए जाते हैं। और हमें पता है कि बिलों की लकड़ी से जो है क्या बनता है, क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, बिलों की लकड़ी से जो है क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर है कोणधारी वन, ये 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, और इनकी पत्तियां कैसी होती है, नुकीली होती है। इसमें जो प्रमुख वृक्ष है जैसे चीड़ या पाइन का है, और ठीक है, और इससे चिलगोजा, पिरूल, लीसा वगैरह भी प्राप्त करा जाता है चीड़ से। ठीक है, इसके बाद है पर्वतीय जो शीतोष्ण वन है, 1800 से 2700 मीटर तक पाए जाते हैं। ये प्रमुख वृक्ष जो इसमें ओक, ठीक है, इसकी प्रजातियां अन्य है जैसे बांज, मोरू, ठीक है, और खरसू, ये सारी की सारी ओक की प्रजाति है। ठीक है, अलग अलग प्रजातियां हैं। और साथ में पर्वतीय शीतोष्ण में जो है सिल्वर, स्प्रूस या देवदार आदि के भी वृक्ष मिलते हैं। और जो ये स्प्रूस है, ठीक है, इसके पेड़ से क्या बनाए जाते हैं, पैकिंग के डिब्बे बनाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है अल्पाइन वन, ये 2700 मीटर से जो है अधिक की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और इसमें प्रमुख वृक्ष जो है देवदार, बुरांस, बर्च, जो भोजपत्र वगैरह होते हैं, इसके पाए जाते हैं। जैसे भोजपत्र से भी क्या बनते हैं, कागज। ठीक है, कागज बनाए जाते हैं, भोजपत्र के जो तने हैं उससे कागज बनाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है अल्पाइन झाड़ियाँ, ये 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। प्रमुख इसमें जो है विलोकी है, जूनिपर है, या फिर रिप्स है। इन्हें अल्पाइन झाड़ियाँ बोलते हैं। ये ऊंचाई पे पाए जाते हैं अधिक, ठीक है, 3600 तक पाए जाते हैं, विलो, जूनिपर और रिप्स। और अभी हमने देखा कि विलों की लकड़ी से क्या बनता है, क्रिकेट के जो बल्ले हैं वो बनाए जाते हैं। और ऊंचाई के क्रम में बढ़ते हुए वन कौन कौन से हैं, सबसे अधिक, जैसे नीचे से हम जाते हैं ऊपर को, ठीक है, सागौन है, फिर साल का, थोड़ा चीड़ का और ऊंचाई पे, फिर देवदार का, और सबसे अधिक ऊंचाई पे जो भोजपत्र मिलता है। ठीक है, तो अभी कुछ समय पहले जो एक वीडियो का जो था, ठीक है, वीडियो का एग्जाम, उसमें ये जो पूछा गया सवाल था, उसमें जो है देवदार दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उसमें भोजपत्र ऑप्शन में नहीं था। तो अगर आपको जो है भोजपत्र भी ऑप्शन में मिलता है तो सबसे अधिक ऊंचाई पे भोजपत्र पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं जो राज्य में बांज वृक्ष है, या फिर जिसे पहाड़ का हरा सोना भी बोला जाता है।
ठीक है, बांज वृक्ष को क्या बोला जाता है, पहाड़ का हरा सोना बोला जाता है। और उत्तराखंड का वरदान या फिर पहाड़ का हरा सोना इसे बोला जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, कवरकस। ठीक है, ये क्या है, कवरकस ल्यूकोटाई टाइकोफोरा। ठीक है, कवरकस ल्यूकोटाइकोफोरा है। और इसमें विश्व में जो है इसकी कितनी प्रजातियां हैं, 40 है। और उत्तराखंड में लगभग जो है 5 प्रजातियां जो है पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। विश्व में जो है बांज की कितनी प्रजातियां हैं, टोटल 40, और उत्तराखंड में कितनी है, 5 है। और इस वृक्ष को क्या बोला जाता है, शिव की जटा भी बोला जाता है। और ईंधन की लकड़ी के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और कृषि के औजार जो बनाए जाते हैं इससे, हल कुदाल वगैरह, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है वो मजबूत होती है, इससे कोयला भी अच्छा बनता है। और ये अपने अंदर अपनी जड़ों में जो है सबसे अधिक पानी जो है समा के रखता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसे शिव की जटा बोला जाता है, क्योंकि अपनी जड़ों में बहुत पानी सोख के रखा जाता है, रखता है ये। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ प्रमुख जो पर्वतीय वृक्ष है उनके वैज्ञानिक नाम है, कभी कभी यहाँ से भी एग्जाम में आते हैं। जैसे काफल का मायरिका एस्कुलेटा है, चीड़ का क्या है, पाइनस रॉक्सबर्गी है, बांज का क्या है, क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा है, देवदार का क्या है, सिड्रस देवदारा, अभी कुछ समय पहले एग्जाम में पूछा था देवदार का। ठीक है, वीडियो के एग्जाम में। साल का क्या है, शोरिया रोबस्टा। ठीक है, रिंगाल का क्या है, किमोनो बोमोसा फेलकाटा। ठीक है, किमोनो बोमोसा फेलकाटा। ठीक है, और इसका प्रयोग, रिंगाल का प्रयोग किसमें करा जाता है, जो हस्तशिल्प जो बनाए जाते हैं, मोस्टा वगैरह, ठीक है, उसमें करा जाता है। भांग का क्या है, भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनाबिस सेटिवा। ठीक है, और ऐसे ही किलमोड़ा, भेडू। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं, जैसे कंडाली है, आर्टिका डायोका। ठीक है, सेब का उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। झंगोरा हो गया आपका। ठीक है, इचिनो क्योला। ठीक है, ये जो है किसका है, झंगोरा का है। भीमल का है ग्रेविया। ठीक है, और थुनेर का टेक्टस, टेक्टस वालिचियाना। खैर का क्या है, अकेसिया कटेचू। सागौन का क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ। और फिर इसके बाद कौन सा है, जैसे पीपल बरगद का है। ठीक है, ये आप दोस्तों एक बार फिर से अपने आप जो इसको पढ़ना, इसके स्क्रीनशॉट लेना, या पॉज करके वीडियो को जो है ये सारे के सारे आप देखिएगा। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। जो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि द्वारिका प्रसाद सैमुअल के द्वारा, ठीक है, 2001 में जाडी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान। इसका जो है गठन करा जाता है किसके द्वारा, द्वारिका प्रसाद सैमुअल के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और रामायण और महाभारत जो वाटिका है ये उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा बनाई गई जनवरी 2025 में हल्द्वानी में। ठीक है, इसकी स्थापना हल्द्वानी में करी गई। और इसमें क्या है कि महाकाव्यों में जो भी वर्णित पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पौधों की जो प्रजाति यहाँ पे सारी की सारी लगाई गई है। जैसे जो हनुमान जी जड़ी बूटी लाते हैं, जब लक्ष्मण भगवान जो है, लक्ष्मण जी जो है मूर्छित अवस्था में होते हैं, वो भी सारे की सारी, और सारे के सारे जो भी हमारे मतलब जो महाकाव्यों में जो भी सारे पेड़ पौधे हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे लगाए गए हैं रामायण और महाभारत वाटिका में। ठीक है, ये हल्द्वानी में बनाई गई है 2025 में। तो दोस्तों ये था आपका आज की वीडियो। ठीक है, आई होप आपको जो है वीडियो में समझ आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही होगी तो ठीक है, लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगली जो वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था और बजट के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जो है वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।